बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 चैप्टर डिस्कस किए, 2 यूनिट डिस्कस किए, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6। आज हम यूनिट नंबर 7 जिसका नाम एवरेज है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और डिफरेंट टेस्ट के अंदर इसके क्वेश्चंस देखे गए हैं और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। सबसे पहले हम एवरेज की डेफिनेशन या एवरेज के मतलब को समझेंगे कि एवरेज होती क्या है। एवरेज बेसिकली स्टूडेंट्स रेफर करती है मिडल वैल्यू को या फिर सेंट्रल पॉइंट को। एवरेज रेफर करती है मिडल वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट को या फिर सेंट्रल पॉइंट। अब ये मिडल वैल्यू और सेंट्रल पॉइंट किस चीज की होगी? मैथमेटिक्स के अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देखा होगा कि कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स या कोई भी डेटा आपको दिया गया है तो उसकी मिडल वैल्यू या फिर सेंट्रल पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एवरेज कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ नंबर्स और डेटा, वही जो बात मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर एवरेज बैटिंग स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन अ टूर्नामेंट, कोई भी बैट्समैन है वो एक टूर्नामेंट के अंदर जितने भी मैचेस खेलता है, फॉर एग्जांपल 5 मैचेस खेलता है, उन 5 मैचेस में वो स्कोर करता है फॉर एग्जांपल 0, 10, 30, 40 एंड फॉर एग्जांपल 100। तो ये अगर वो 5 मैचेस में स्कोर करता है तो उसकी मिडल वैल्यू या सेंट्रल पॉइंट को हम क्या कहेंगे? एवरेज कहेंगे। और एवरेज फाइंड आउट करने का तरीका हम आगे पढ़ेंगे। और ये एवरेज जो एक नंबर होता है ये क्या हमें बता देता है कि हमें फिर उस बैट्समैन के डिफरेंट स्कोर्स नहीं बताने पड़ते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में उस पर्टिकुलर बैट्समैन ने इतनी एवरेज से स्कोर किया। सेकेंड एग्जांपल देखें, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन एफएससी एग्जाम। एफएससी एग्जाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आपके एग्जाम्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स पार्ट 1 में, 6 सब्जेक्ट्स पार्ट 2 में। ऑल टुगेदर आपने जितने भी मार्क्स स्कोर किए तो एवरेज आपकी क्या बनी उन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, उसको भी एवरेज का नाम दिया जा सकता है। फर्दर मोर हमें यह जानना है कि ये एवरेज फाइंड आउट किस तरह होती है। अभी तक तो हमने ये देखा कि किसी भी ग्रुप ऑफ डेटा या ग्रुप ऑफ नंबर्स की हमारे पास क्या होगी? मिडल वैल्यू, सेंट्रल पॉइंट को हम एवरेज कहेंगे। फर्दर आगे देखते हैं, एवरेज की डेफिनेशन अगर देखें और डेफिनेशन से अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें तो वो क्या है? द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ n नंबर्स। हमारे पास सपोज कितने नंबर्स हैं? n नंबर्स हैं डेटा के अंदर। इज द सम ऑफ दीज नंबर्स, उन तमाम नंबर्स का मजमुआ यानी उन तमाम नंबर्स का हम सम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय n, यानी डिवाइडेड बाय दैट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जो सेट ऑफ n नंबर्स थे। इन अदर वर्ड्स, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ n नंबर्स, जो कि न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में उन्हीं तमाम नंबर्स की जो तादाद होगी उन्हीं से ही डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है a इज इक्वल टू s ओवर n। अगर एवरेज की कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर आप देखते हैं तो वो कुछ यूं बनती है। ये मेरे पास इधर s है, ये a है और ये n है। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें, जो मेरे पास पहला सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इज a इज इक्वल टू s ओवर n, तो जो कॉम्पैक्ट फॉर्म मैंने बनाई है a इज इक्वल टू s ओवर n, ये पहला मेरा उस तरीके से बन रहा है। दूसरे में अगर आप देखें s इज इक्वल टू a n, यानी s मेरे पास किसके बराबर होगा? a और n की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। इन अदर वर्ड्स, प्रीवियस फॉर्मूले को ही अगर आप देखें तो मैंने s फाइंड आउट करने के लिए यानी सम ऑफ n नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या किया? n को उस तरफ ले गया हूं और a के साथ जाके यानी एवरेज के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड मेरे पास क्या फॉर्म बनती है कि अगर मुझे क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करें तो वो क्या होगी? n इज इक्वल टू s ओवर a। तो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में देखने को मिलेंगे जिसके अंदर वो आपसे नंबर 1 एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, नंबर 2 सम फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है और नंबर 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। तो हमारा
पहला टॉपिक जो है एवरेज का, दैट इज सिंपल एवरेज, और इन सिंपल एवरेज के अंदर हम ये तीनों चीजें ही फाइंड आउट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक का। बुक्स ओपन कर लीजिए प्लीज। कह रहा है अ शॉपकीपर परचेजेस 5 कार्टन्स इन 105 रुपीज। एक शॉपकीपर है, उसने 5 कार्टन परचेज किए 105 रुपए के, एंड 8 कार्टन्स इन 155 रुपीज, और 8 कार्टन परचेज किए 155 रुपीज के अंदर। अब वो कह रहा है इफ अ कार्टन कंटेन्स 5 आइटम्स देन एवरेज प्राइस पर आइटम इज। अब वो एक जो फर्दर कार्टन है, जो एक कार्टन है, उसके अंदर फर्दर 5 आइटम्स मजीद मौजूद हैं। उसने इन दी एंड हमसे पूछा क्या है, इफ ए कार्टन कंटेन्स 5 आइटम्स देन एवरेज प्राइस पर आइटम। तो उसने हमसे पूछा है एवरेज प्राइस पर आइटम, यानी मुझे एक आइटम की प्राइस बता दो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4.50, बीटा 5, चार्ली 5.50 एंड डेल्टा 4। क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 8। अब उसने एवरेज प्राइस पर आइटम पूछा है, तो एवरेज को मैं ए से डिनोट करूंगा, और प्राइस पर आइटम यानी न्यूमरेटर के अंदर टोटल प्राइस आएगी और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। तो अगर हम देखें टोटल प्राइस ओवर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, टोटल प्राइस हमारे पास 5 कार्टन्स की कितनी थी, दैट इज 105, ऐड कर देंगे जी 8 कार्टन्स की कितनी थी, दैट इज 155। ये मेरे पास क्या हो गई, टोटल प्राइस हो गई। लेकिन ये जो टोटल प्राइस हुई है मेरे पास, जो मैंने न्यूमरेटर में लिखी है आपके सामने, ये मेरे पास 5 और 8 कार्टन्स की थी। 105 5 कार्टन्स और 155 8 कार्टन्स 155 रुपीज के। तो अगर वो मेरे से इन दी एंड पूछ लेता इफ ए कार्टन कंटेन्स द एवरेज प्राइस पर कार्टन इज, लेकिन उसने मेरे से पूछा क्या हुआ है, एवरेज प्राइस पर आइटम पूछा हुआ है। अगर मेरे से पूछता एवरेज प्राइस पर कार्टन, तो यहां तक मेरा सवाल ठीक था। मैं क्या करता, इन दोनों को ऐड करता, डिवाइड करता और आंसर फाइंड आउट कर लेता। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसने मेरे से क्या पूछा हुआ है, एवरेज प्राइस पर आइटम। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्टन्स हो गए विच इज 13, और हर एक कार्टन के अंदर मजीद 5 आइटम्स मौजूद हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्दर 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं ऊपर न्यूमरेटर में, तो आपके पास क्या बन जाता है, 260, और 13 5 टाइम्स देख लेते हैं, 13 5 रफ वर्क कर लिया करें साइड पे ही, 5 3 15, 1 कैरी और 5 65। तो 260 डिवाइडेड बाय 65 अगर आप करेंगे तो स्ट्रेट अवे आपके पास क्या आ जाएगा, 4। 4 क्या है, न्यूमरेटर में याद रखें क्या था, प्राइस थी विच इज इन रुपीज, और 4 रुपीज पर आइटम। तो इस लिहाज से हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा 4 रुपीज पर आइटम। स्टूडेंट्स साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर मार्क कर लिया करें। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस हैं या इससे मिलते जुलते होंगे कि जिसके अंदर एवरेज वो पूछ रहा है और उसके अंदर फॉर्मूला आपने क्या लगाना है, एस ओवर एन का, यानी टोटल प्राइस विच इज एस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज एन। तो क्वेश्चंस हैं 1 2 4 7 एंड 9, इनके ऊपर मार्क कर लीजिए कि वो इस फॉर्मूले के तहत हो जाएंगे आपसे, तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा जी। स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू एवरेज। अब एवरेज में हमने सबसे पहला जो फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर एन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा। मजीद आपकी बुक में बहुत सी तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं इसी एवरेज के ही, जिसमें कभी कभार वो सम पूछता है, कभी एन पूछता है, कभी ए पूछता है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आप देखे गए हैं आपकी बुक में जिसके अंदर इक्वेशंस बनानी पड़ जाती हैं।
तो वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आए देखते हैं कि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी बुक का, कहता है द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg। अब मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जैसे जैसे आप डाटा पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही आप क्या है उसकी इक्वेशंस बनाते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम स्टार्ट करें तो इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 43 kg, देन एवरेज वेट ऑफ बी इज, तो बी का एवरेज वेट पूछ रहा है। तो अगर हम डाटा बनाएं तो पहले ए बी सी इन तीनों की एवरेज कितनी बता रहा है, दैट इज 45 kg। तो सिंस हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू एस ओवर एन, तो इस लिहाज से मुझे इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए मुझे क्या करनी पड़ेंगी, इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो मेरे पास ए बी सी कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, तो यानी इन तीनों की एडिशन ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 3। तो ये मेरे पास सम हो गया, ओवर एन हो गया, और अब वो एवरेज मैं लिखूंगा जो कि उसने मुझे बताई हुई है, दैट इज 45 kg। तो इक्वेशन मैं यहां से फाइंड आउट कर लूंगा, a प्लस बी प्लस सी दैट इज 45 इंटू 3 करता हूं तो मेरे पास 135 आ जाता। लेट इट बी माई इक्वेशन 1 याद करने के लिए। अब वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg, उसी तरीके से a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 2 हैं, इज 40 kg। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि a प्लस बी कितना आ जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो दैट बिकम्स 80। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 43 kg, तो बी एंड सी को भी देख लेते हैं, b प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 43 एम्प्लॉयज दैट b प्लस सी वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 86। तो मेरे पास कितनी इक्वेशंस आ गई, 3 इक्वेशंस आ गई, और 3 इक्वेशंस में से मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज वेट ऑफ बी, सिर्फ बी का वेट निकालना है मुझे। तो अगर आप गौर करें तो a प्लस बी इक्वल टू 80 है, अगर ये वाली इक्वेशन मैं इसमें पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास c आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन इसके अंदर। तो a प्लस बी की जगह मैं सिंपली क्या प्लेस कर दूंगा, अब ये इक्वेशन क्या ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, यानी मैं a प्लस बी की वैल्यू प्लेस करने लगा, तो a प्लस बी की जगह 80 आ गया प्लस c हो गया इक्वल टू 135। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 55 kg। अब ये c की वैल्यू मैं इजीली इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, तो मेरे पास एक ही वैल्यू बचती है, दैट इज b, और वही मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ऑप्शन से भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा दैट यू आर गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन और नॉट। तो b प्लस 55 इक्वल टू 86। तो यहां से अगर b इक्वल टू 86 माइनस 55 अगर आप कर देते हैं तो आपके पास राइट आंसर क्या बन जाएगा, चेक कर लेते हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 31 kg। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास आपकी बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मौजूद हैं जिनमें इसी तरीके से इक्वेशंस बना के आपने क्या करना है, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लीजिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होंगे, तो प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। जी स्टूडेंट्स, हम एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले एवरेज को फाइंड आउट किया और उसके बाद फिर हमने कुछ इक्वेशंस बना के एवरेज को फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली सम फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपकी बुक का ही, देयर आर 45 पर्सन स्टेइंग एट अ हॉस्टल। एक हॉस्टल है, उसके अंदर कितने पर्सन स्टे कर रहे हैं, 45 पर्सन। द एवरेज एक्सपेंसेस ऑफ ए पर्सन फॉर ए डे आर ₹20। एवरेज एक्सपेंस
एक दिन के एक पर्सन के कितने हैं, वो 20 रुपीज हैं। द टोटल एक्सपेंसेस फॉर ऑल द पर्संस फॉर अ वीक आर, अब वो हमसे पूछ क्या रहा है कि पूरे हफ्ते के इन तमाम 45 पर्संस के एक्सपेंस कितने होंगे। तो हमारे पास चॉइसेस हैं 295, 900, 9000 एंड 6300। तो आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले उसने मुझे क्या बताया हुआ है, 45 पर्संस के बारे में बताया हुआ है, तो विच इज पर्टिकुलरली मेरा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। द एवरेज एक्सपेंसेस फॉर अ पर्सन फॉर अ डे आर ₹20, तो ये उसने मुझे क्या बता दी, एवरेज बता दी ऑफ वन पर्सन, यानी 20 रुपीज पर डे आ गया आपके पास एक पर्सन का खर्चा। फिर यहां से अगर हमने फाइंड आउट करना है सम, अब ये सम मुझे क्या बताएगा कि उन 45 पर्संस का एक दिन का खर्चा कितना होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड आउट करने के लिए n को a से मल्टीप्लाई कर देना होगा। फॉर्मूला आपको शुरू में मैं बता चुका था। तो सम फाइंड आउट करना है तो n कितना है 45 इंटू a कितना है दैट इज 20। तो 45 टू 90 और 10 साथ आ जाएगा दैट इज 900। अब ये जो 900 मेरे पास आया है ये बेसिकली क्या बता रहा है मुझे, एवरेज एक्सपेंस ऑफ दीज 45 पर्संस फॉर अ डे। जबकि उसने मेरे से पूछा क्या था, द टोटल एक्सपेंसेस फॉर ऑल द पर्संस फॉर अ वीक आर। तो एक हफ्ते के अंदर यानी 1 वीक के अंदर टोटल कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 900 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मेरे पास टोटल वीक का टोटल खर्चा आ जाएगा जो कि ये 45 पर्संस की वजह से होगा। तो 9763 और 2 zeros साथ एज इट इज। तो मेरे पास राइट आंसर क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज डेल्टा 6300 रुपीज। इसी से सिमिलर क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क कर लें और जल्दी से प्रैक्टिस भी कर लें। एक मजीद क्वेश्चन हम सम से ही रिलेटेड देखते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 46 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गौर कीजिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो कि आई कैचर होते हैं कि आपको आंसर कुछ लग रहा होता है लेकिन असल में वो आंसर होता नहीं है, स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं और गलत आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो एवरेज अर्निंग ऑफ ए शॉप फॉर 3 वीक्स ऑफ ए मंथ आर 2750 पर वीक। वो कह रहा है कि एवरेज अर्निंग एक शॉप की 3 हफ्तों के लिए एक महीने के वो कितनी है, 2750 रुपए। अब ये पर वीक है यानी एवरेज उसने मुझे बताई हुई है। इफ द अर्निंग्स ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स आर 4750 रुपीज, अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक्स की जो टोटल अर्निंग है वो उसने मुझे बता दी है, दैट इज 4750 रुपीज। देन फाइंड द टोटल अर्निंग्स ऑफ द 5 वीक्स, यानी मुझे 5 हफ्तों की टोटल अर्निंग्स बतानी है। तो अगर हम देखें चॉइसेस हमारे पास मौजूद हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। सबसे पहले तो उसने मुझे एवरेज बताई हुई है, एवरेज कितनी, 3 हफ्तों की बताई हुई है। तो इसको मैं किस तरह सॉल्व करता हूं कि एवरेज और ये सबस्क्रिप्ट में छोटा सा 3 लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये एवरेज कितनी है, 3 हफ्तों की है। तो वो उसने मुझे कितनी बताई हुई है, दैट इज 2750 रुपीज। तो अब अगर यहां से मुझे सम फाइंड आउट करना है, टोटल सम फाइंड आउट करना है 3 हफ्तों का, कि 3 हफ्तों की उसकी टोटल अर्निंग्स कितनी हुई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही जो अपना फॉर्मूला यूज करता था, दैट इज S इज इक्वल टू n टाइम्स a। अब 3 मेरे पास यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज 3 वीक्स मेरे पास वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगी। तो S फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2750 से। तो 2750 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप थोड़ा सा रफ वर्क भी कर लिया करें। 2750 3 टाइम्स 3 0 5 3 15 1 कैरी 7 3 21 22 हो जाएगा, 2 कैरी और 3 2 6 और 7 और 8। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 8250।
अब ये मेरे पास टोटल अर्निंग्स आ गई हैं 3 हफ्तों की। ये जो मुझे बताई गई थी ये 1 हफ्ते की थी, यानी 1 हफ्ते की ये एवरेज बताई गई थी। अब नेक्स्ट जो आई कैचर है वो ये है कि इफ द अर्निंग्स ऑफ नेक्स्ट 2 वीक्स आर 4750, यानी ये उसने मुझे सम ही बता दिया है, ये मुझे S2 बता दिया है। ये मेरे पास क्या निकला, S3 निकला, यानी 3 हफ्तों का सम, और ये मेरे पास S2 जो कि 2 हफ्तों का सम था वो कितना था, 4750। स्टूडेंट्स आपने इसको एज ए एवरेज नहीं कंसिडर कर लेना, बल्कि ये आपको क्या बताया हुआ है, नेक्स्ट 2 वीक्स का टोटल सम ही दिया गया है। देन फाइंड द टोटल अर्निंग्स ऑफ द 5 वीक्स। तो टोटल अर्निंग्स कैसे आएंगी कि मैं सम 3 और सम 2, यानी पहले 3 हफ्तों का सम और बाकी जो नेक्स्ट 2 वीक्स हैं उनका सम, उन दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी 5 हफ्तों के लिए। तो आए फाइंड आउट करते हैं। 8 और 4 क्लियरली मेरे पास 12,000 हो जाएगा, और 250 और 750 दोनों को मिला के मेरे पास कितने हो जाएंगे, S5 इज इक्वल टू 13,000। तो आपके पास चॉइसेस आप लोग देख रहे हैं, दैट इज डेल्टा 13,000, यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो याद रखने वाली क्या बात थी कि जो आपके पास सेकंड लाइन में दिया गया है 2750 पर वीक दिया गया है, इट मींस कि ये एवरेज बताई गई है, और जो थर्ड लाइन में वो कह रहा है नेक्स्ट 2 वीक्स आर 4750 रुपीज, तो इट मींस क्या है, ये सम ही है। तो वर्डिंग्स के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है ताकि गलती ना हो सके, और इसके साथ ही अगर आप क्वेश्चन अटैच कर लें, क्वेश्चन नंबर 45 वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है, जिसके अंदर सम फाइंड आउट करने का आपको वो कह रहा होगा। तो लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि S इज इक्वल टू n टाइम्स A होता है और इसको इंप्लीमेंट या अप्लाई किस तरह करना है।